इस बार के बजट में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है 15 ऐतिहासिक जगहों को पूरी तरह से बदलने की। और इसके लिए सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है, देश। तो आखिर ये योजना है क्या और इसका असली मकसद क्या हो सकता है? चलिए आज इसी को जरा डिटेल समझते हैं। यही यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। क्या डीएसएच स्कीम सिर्फ एक और सरकारी पहल बनकर रह जाएगी, या ये भारत के कल्चरल टूरिज्म की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है? आइए पता करते हैं। हमारा मकसद ही यही है कि सरकार की ऐसी ही मुश्किल लगने वाली स्कीम्स को आपके लिए बिल्कुल आसान बना दें। आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 खास मुद्दों पर बात करेंगे। डैश स्कीम की बुनियाद से लेकर इसके फ्यूचर विजन तक सब कुछ कवर होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये डैश स्कीम आखिर है क्या और इसे लाने के पीछे सरकार की सोच क्या है। देखिए, इस स्कीम का अभी जो नाम है डैश, वो एक अस्थायी यानी टेंटेटिव नाम है। इसका पूरा नाम है डेवलपमेंट ऑफ एक्सकवेशन साइट्स एंड हेरिटेज कॉम्प्लेक्सेस। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये उन जगहों और विरासतों को डेवलप करने का एक बहुत बड़ा प्लान है जहां खुदाई हुई है, और इसके लिए फिलहाल 15 साइट्स को चुना गया है। सरकार का जो विजन है ना, वो सिर्फ इन जगहों को बचाने या प्रिजर्व करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे का है। लक्ष्य सिर्फ खंडरों की देखभाल करना नहीं है, बल्कि उन्हें वाइब्रेंट एक्सपेरिमेंटल कल्चरल डेस्टिनेशंस बनाना है। मतलब ऐसी जगह जहां टूरिस्ट सिर्फ चीजें देखें नहीं, बल्कि इतिहास को महसूस करें, उसे जिएं। और एक मजेदार बात यह है कि ये कोई एकदम से आई हुई नई स्कीम नहीं है। इसकी नींव तो 2020-21 के बजट में ही पड़ गई थी, जब 5 साइट्स को चुना गया था। अब 2026 के बजट में इसका दायरा और बड़ा कर दिया गया है, और अब इसमें कुल 15 साइट्स हैं। तो मतलब ये एक सोची समझी और आगे बढ़ने वाली योजना है। तो सवाल ये है कि ये 15 जगहें आखिर हैं कौन-कौन सी? चलिए जरा देखते हैं कि ये स्कीम देश के किन-किन कोनों तक अपनी पहुंच बना रही है। ये टेबल साफ दिखाती है कि ये एक पैन इंडिया स्कीम है। पश्चिम में गुजरात के धोलावीरा और लोथल से लेकर उत्तर में राखीगढ़ी तक, पूर्व में असम के शिवसागर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के आदिचल्लूर तक। मतलब ये योजना पूरे भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक साथ लेकर चल रही है। अब अगर एग्जाम के लिहाज से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की ये दोनों साइट्स, धौलावीरा और लोथल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ धौलावीरा जो अपने जमाने के एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए फेमस है, तो दूसरी तरफ लोथल जहां दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड मिला था। सोचिए उस दौर की इंजीनियरिंग का क्या शानदार नमूना था वो। अब दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु का आदिचंदनलूर एक बहुत ही अनोखी आयरन एज साइट है। यहां पर ना बड़े बड़े मिट्टी के मटकों में शवों को दफनाने के सबूत मिले हैं, जो हमें उस समय के रीति रिवाज और समाज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश का एरण सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेंटर था। इसे कई राजवंशों की एंशंट मिंट यानी प्राचीन टकसाल के तौर पर जाना जाता है। मतलब ये उस जमाने का एक बड़ा इकोनॉमिक हब था। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार इन ऐतिहासिक जगहों को मॉडर्न टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलेगी कैसे? इसका प्लान क्या है? आइए इस विकास के ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। डेवलपमेंट का जो प्लान है वो काफी बड़ा है। सबसे पहले तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फिर टूरिस्ट के घूमने के लिए खास क्यूरेटेड वॉकवे बनाए जाएंगे, इतिहास को अच्छे से समझाने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर्स बनेंगे, साथ ही टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल होगा, जैसे इमर्सिव स्टोरी टेलिंग, जिससे इतिहास एकदम जीवंत हो उठेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस पूरे प्रोसेस में लोकल लोगों को, वहां की कम्युनिटी को भी शामिल किया जाएगा। देखिए, किसी भी सरकारी योजना का सबसे जरूरी पहलू होता है उसका असर, उसका इम्पैक्ट। तो चलिए अब ये देखते हैं कि डैश स्कीम से हमारी इकोनॉमी और रोजगार पर क्या असर पड़ने की उम्मीद है। सरकार का अनुमान है कि हर एक साइट पर, जी हां, हर एक साइट पर करीब 100 से 200 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी। ये उस इलाके के लोकल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। और यहाँ एक और बड़ा टारगेट है। सरकार का मकसद है कि अगले 3 सालों में इन जगहों पर आने वाले टूरिस्ट की संख्या को सीधा दुगना कर दिया जाए। ये टूरिज्म सेक्टर में एक जबरदस्त उछाल होगा। और देखें, जब टूरिज्म बढ़ता है ना, तो इसका असर पूरे समुदाय पर पड़ता है। होटल, ट्रांसपोर्ट, लोकल कारीगर, गाइड, सभी के लिए नए नए मौके बनते हैं। इससे एक और अच्छी चीज होगी, टूरिज्म का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। मतलब बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स पर जो भीड़ का दबाव है वो भी कम होगा।
अगर ये सारी जानकारी उपयोगी लग रही है और आप बजट और सरकारी स्कीम्स को फॉलो करते हैं तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। चलिए अब आखिर में इस योजना के पीछे के सबसे बड़े विजन को समझते हैं कि ये कैसे हमारी विरासत को देश के विकास के साथ जोड़ती है। ये स्कीम हमारी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। देखिए, पहले फोकस सिर्फ संरक्षण या प्रिजर्वेशन पर होता था, लेकिन अब लक्ष्य है इतिहास को किताबों से बाहर निकालकर एक ग्लोबल लाइव एक्सपीरियंस बनाना। इन जगहों को सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि कल्चरल इकोनॉमिक हब के तौर पर डेवलप करना, जहां संस्कृति और अर्थव्यवस्था एक साथ आगे बढ़ें। ये एक लाइन इस पूरी योजना का निचोड़ है, उसका सार है। ये सिर्फ पुरानी इमारतों को बचाने की बात नहीं है, बल्कि ये भारत की कहानी को, हमारी विरासत को दुनिया के सामने एक नए और बेहद आकर्षक अंदाज में रखने की एक कोशिश है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल मन में आता है, आपके हिसाब से डैश स्कीम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस सेक्टर पर पड़ेगा? टूरिज्म पर, लोकल रोजगार पर, या फिर दुनिया के मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान पर? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और एग्जाम फोकस बजट विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।